गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को संघर्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले क्लास में मैं सहयोग के बारे में बताई थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब संघर्ष क्या है? सहयोग की भांति समाज में संघर्ष भी स्वाभाविक है। जैसे परिवार को ही लीजिए, यह सच है कि परिवार सहयोग पर आधारित है और पारिवारिक जीवन प्रेम, स्नेह, त्याग तथा मेल मिलाप की भावनाओं के आधार पर पनपता है। परंतु किसी भी स्वाभाविक परिवार या पारिवारिक जीवन में 100% सहयोग, प्रेम और मेल मिलाप होगा, यह सोचना न केवल असत्य है बल्कि अस्वाभाविक भी। किसी भी स्वाभाविक परिवार में सहयोग के साथ साथ कभी कभी संघर्ष, झगड़ा या मनमुटाव हो ही जाया करता है। बिना इसके पारिवारिक जीवन का सच्चा आनंद ही प्राप्त नहीं होता। अब जो बात एक परिवार के लिए सच है वही पूरे समाज के लिए भी सच है। समाज में यद्यपि इसका असर बुरा पड़ता है, परंतु फिर भी यह समाज का एक स्वाभाविक तत्व है। अब सर्वप्रथम मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। साधारण शब्दों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाकर या उनकी धमकी देकर दूसरे की इच्छाओं को दबाना ही संघर्ष है। प्रोफेसर ग्रीन के शब्दों में संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आगे आने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। दूसरे समाजशास्त्री गिलिन एवं गिलिन ने भी संघर्ष की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी के प्रति प्रत्यक्षतः हिंसात्मक तरीके अपनाकर या उसे हिंसात्मक तरीका अपनाने की धमकी देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाकर दूसरे की इच्छाओं को दबाना ही संघर्ष है। अब फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के स्वरूप क्या क्या हैं? ग्लीन एवं गिलिन ने संघर्ष के निम्नलिखित 5 स्वरूपों का वर्णन किया है। पहला, व्यक्तिक संघर्ष या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब संघर्ष 2 व्यक्तियों के बीच होता है तो उसे हम व्यक्तिक संघर्ष कहते हैं। घृणा, द्वेष, क्रोध, शत्रुता आदि के कारण इस प्रकार का संघर्ष हो सकता है। इसके पहले कि 2 व्यक्ति हिंसात्मक उपायों को अपनाएं, वे एक दूसरे के प्रति क्रोध प्रदर्शित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की दुर्बलताओं का चित्रण करते हैं, एक दूसरे को डराते एवं धमकाते हैं और फिर कहीं शारीरिक बल या अस्त्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा, प्रजातीय संघर्ष, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। व्यक्तिक संघर्ष के अतिरिक्त सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है। प्रजातीय संघर्ष भी इसमें से एक है। प्रजातीय संघर्ष का आधार प्रजातीय श्रेष्ठता व हीनता जैसी अवैज्ञानिक धारणा है। अमेरिका में निग्रो व श्वेत प्रजाति के बीच तथा श्वेत प्रजाति व जापानियों के बीच, अफ्रीका में श्वेत तथा श्याम प्रजातियों के बीच अक्सर जो संघर्ष होता है वह प्रजातीय संघर्ष का ही उदाहरण है। तीसरा, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष भी एक उल्लेखनीय घटना है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार के संघर्ष पर अधिक बल दिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 2 विरोधी वर्ग, शोषक और शोषित होते हैं। जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है तब एक स्तर पर इन दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो उठता है। चौथा, राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट।
राजनीतिक संघर्ष एक राष्ट्र या देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी या दल के अपने कुछ पृथक आदर्श, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं जो दूसरी पार्टी के बिल्कुल विरोधी हो सकते हैं और होते भी हैं। ऐसी अवस्था में राजनीतिक संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। एग्जाम्पल, भारत में कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के बीच। पांचवा और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यह भी राजनीतिक संघर्ष का ही एक विस्तृत रूप है। राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच संघर्ष होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। इन संघर्षों के अतिरिक्त दो रूप और हैं संघर्ष के। पहला, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। प्रत्यक्ष संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें संघर्ष करने वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे दो सेनाओं की लड़ाई, दो व्यक्तियों या समूहों में दंगा फसाद आदि। दूसरा, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष वह संघर्ष है जब संघर्ष करने वाले व्यक्ति अथवा समूह प्रत्यक्ष रूप से साधारणतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। प्रतिस्पर्धा इस प्रकार के संघर्ष का अति उत्तम उदाहरण है। अब संघर्ष की जड़ें या कारण, रूट्स और कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। व्यक्ति और व्यक्ति तथा समूह और समूह के बीच जो संघर्ष देखने को मिलते हैं उनके निम्नलिखित 4 संभावित कारण होते हैं। पहला, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं होता है। उनमें शारीरिक शक्ति, बुद्धि, रुचि, आदर्श, मूल्य, जीवन लक्ष्य आदि संबंधित अनेक भिन्नताएं होती हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच ये भिन्नताएं इतनी अधिक होती हैं कि वे एक दूसरे के साथ अनुकूलन करने में बिल्कुल ही असमर्थ होते हैं, तो उस स्थिति में वे व्यक्तिगत भिन्नताएं संघर्ष का कारण बन सकती है। दूसरा, सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंस। सांस्कृतिक भिन्नताएं भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। संस्कृति व्यक्ति तथा समूह के जीवन की विधि को अभिव्यक्त करती है। अतः सांस्कृतिक भिन्नताएं जीवन की विधियों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देती है, जिसके फलस्वरूप संघर्ष हो जाता है। एग्जाम्पल, धार्मिक भिन्नताओं के कारण ही संसार के इतिहास में कितनी ही बार दो समूहों के बीच तलवार चल गई है और रक्तपात हो गया है। भारत में इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर कितने ही सांप्रदायिक झगड़ों को जन्म दिया है। तीसरा, स्वार्थों का भेद, क्लासिक इंटरेस्ट। परस्पर विरोधी स्वार्थ होने पर संघर्ष हो सकता है। इस प्रकार का भेद जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है। आर्थिक स्वार्थ आधुनिक समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उद्योगों में श्रमिकों तथा मालिकों के स्वार्थों का संघर्ष हड़ताल, तालाबंदी आदि परिस्थितियों को जन्म देता है। चौथा, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेज। सामाजिक परिवर्तन भी संघर्ष का एक कारण बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन की द्रुत गति समाज को विभिन्न समूहों में बांट देती है और इनमें से प्रत्येक समूह अपने अपने आदर्श, मूल्य आदि विकसित कर देता है। यह पृथकता भी संघर्ष को जन्म देती है। एग्जाम्पल, कृषि स्तर के बदल जाने और औद्योगिक स्तर के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण समाज में नई पीढ़ी और परंपरागत पीढ़ी में बंट गया है। नई पीढ़ी ने व्यक्तिवादी आदर्शों का समर्थन किया। इसके फलस्वरूप अपने ही माता पिता से उनके लड़के लड़कियों का संघर्ष प्रारंभ हुआ और संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघर्ष के सामाजिक कार्य एवं परिणाम भी
काफ़ी होते हैं। संघर्ष के कारण ही अंतः समूह में एकता व संगठन पाया जाता है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।